हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल अपन ने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन जो एनिमल हस्बेंड्री की जो जनरल टर्मिनोलॉजी है या अपन कह सकते हैं जो शब्दावली है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जो इंस्टीट्यूट अपन ने कल बताए थे, नेशनल लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूट थे वो अपन ने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज जो इंस्टीट्यूट बच रहे हैं वो जो अपने स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूट बच रहे हैं उनके बारे में एक बार अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद जो एनिमल हस्बेंड्री की जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो जनरल टर्मिनोलॉजी की अपन अगर बात करें तो इसमें जैसे जो सींग काटने की क्रिया को अपन डिऑर्डनिंग कहते हैं, ठीक है। मुर्गे में चोंच काटने की जो क्रिया उसको डिबिकिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्रियाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज अपन देखते हैं जो बाकी के इंस्टीट्यूट बच गए थे उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में अपन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अपन टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, हाँ भाई, आज के जो इंस्टीट्यूट थे उन इंस्टीट्यूट्स की अपन बात करें तो आज का जो अपना पहले इंस्टीट्यूट आ रहा है राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? जामडौली, जयपुर में। कहाँ पे बेटा? जामडौली, जयपुर में। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जामडौली, जयपुर। दूसरी अपन बात करें राजस्थान पशु रोग प्रयोगशाला। राजस्थान पशु रोग एनिमल जो डिजीज की लेबोरेटरी है वो अपने कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। दूसरा है राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, कुक्कुट का मतलब यहां पर मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से, ठीक है। क्योंकि जहां मुर्गी होगी वहीं तो अंडों का उत्पादन होगा, सही है। तो मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन से संबंधित जो प्रशिक्षण संस्थान है वो अपना कहां पे है डियर? अजमेर में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे अपन देखते हैं राज्य पशु पोषाहार संस्थान। अगला कौन सा है? राज्य पशु पोषाहार संस्थान, ठीक है। जो न्यूट्रिशन वाला जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पे? अपना जामडौली, जयपुर में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1991 में हुई थी। क्लियर? तो ये अपना पहला पशु प्रबंधन वाला हो गया, दूसरा पशु रोग प्रयोगशाला वाला हो गया, तीसरा कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान वाला हो गया, और चौथा अपन बात करें तो राज्य पशु पोषाहार संस्थान वाला। क्लियर? देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे आज के राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की बात करें, ठीक है। राजस्थान अपन बात करें राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट उसकी बात करें, निगम की बात करें तो ये कहां पे है? अपना जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में, ओके। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1975 में। कब हुई थी दोस्तों? 1975 में। दूसरा अपन बात करें राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें, आरसीडीएफ की बात करें, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1977 या 1978 में जयपुर में हुई थी। कहां पे हुई थी? जयपुर में, ओके। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, आरएलडीबी की बात करें। आरएलडीबी की जो स्थापना हुई थी वो कहां पे हुई थी? जामडौली, जयपुर में। कहां पे हुई थी? जामडौली, जयपुर में। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड आरएलडीबी की स्थापना जामडौली, जयपुर में। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ जयपुर में। कब हुई थी? 1977 या 1978 में हुई थी, ओके। क्लियर? तो ये बाकी के कल अपने जो इंस्टीट्यूट बच गए थे उनके बारे में अपन ने बता दिया। स्टेट लेवल के जितने भी अपने इंस्टीट्यूट थे वो भी अपने कंप्लीट हो गए, क्योंकि कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे देखिएगा दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं, हाँ, राज्य में दुग्ध टेट्रापैक संयंत्र। टेट्रापैक संयंत्र, ठीक है। ये कहां पे स्थित है? तो ये कोटपुतली पहले अपने जयपुर में पड़ता था, आजकल इसको नया जिला कोटपुतली बहरोड को नया जिला बना दिया गया है। क्लियर भैया? इसमें क्या होता है? 3 माह तक दूध सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। जो टेट्रापैक संयंत्र होता है उसमें दूध को 3 महीने तक अपन क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं, अर्थात खराब होने से उसको बचाया जा सकता है। क्लियर? दूसरा है आगे राज्य बकरी एवं चारा विकास केंद्र, ठीक है। राज्य बकरी एवं चारा विकास केंद्र।
गॉट एंड फॉर्डर डेवलपमेंट सेंटर की अपन बात करें तो ये अपना कहां पे है, रामसर अजमेर में। कहां पे है डियर, रामसर अजमेर में। ओके, आगे अपन बात करते हैं राज्य सुअर विकास फार्म। सुअर की बात करें तो जो सुअर का डेवलपमेंट जो फार्म है वो कहां पे है भैया, अपने अलवर में। कहां पे है, अलवर में। राज्य सुअर विकास फार्म की बात करें तो अलवर में। ओके, राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड की अगर अपन बात करें तो कहां पे, राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी भैया, 13 अप्रैल 2005 में। और ये कहां पर स्थित है अपना बोर्ड, जयपुर में। कहां पे है, जयपुर में। कहां पे डियर, जयपुर में। राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड की अगर अपन बात करें तो ये कहां पर स्थित है, अपने जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना 13 अप्रैल 2005 को हुई थी। कब हुई थी, 13 अप्रैल 2005 को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ, अब आ जाती है अपना आज का जो मेन टॉपिक है वो है शब्दावली, जनरल टर्मिनोलॉजी की अपन बात करें। टर्मिनोलॉजी में सिंगल वर्ड होता है और उस सिंगल वर्ड का अर्थ क्या होता है। क्लियर, उस जो पूरी कंप्लीट लाइन है उसको अपन एक शब्द में क्या कह सकते हैं, वो जनरल टर्मिनोलॉजी अपन बात करते हैं। देखिएगा, पहला आता है चयन, चयन सिलेक्शन। आपको पता है कि अपन खूब सारे एग्जाम देते हैं, उनमें से केवल उन्हीं छात्रों को चुना जाता है जो मेधावी छात्र होते हैं या वो कंपटीशन फाइट करने वाले होते हैं। कह सकते हैं कि वो बढ़िया जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं का क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा चयन किया जाता है किसी भी भर्ती की अगर अपन बात करें तो। यहां पे भी क्या है, किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की पूर्ति। भाई आपका समूह है, यूं मान लीजिएगा आप 2 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, उन 2 लाख विद्यार्थियों में से जैसे पशु परिचर की जो वैकेंसी उसमें 5,900 कुछ पद लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपका यूं मान लीजिएगा एक झुंड है, उस झुंड में से अपने उद्देश्य के लिए सरकार ने 5,900 विद्यार्थियों का क्या किया, चयन किया। तो ऐसा ही पशुओं के साथ है, सिलेक्शन प्रणाली आप सब समझ सकते हो कि किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वह उत्तम इच्छित गुणों वाले, बढ़िया गुण वाले तो चाहिए, बिना गुण वालों का तो कोई काम ही नहीं है, इच्छित गुणों वाले पशु को चुनकर अलग करना, ठीक है। छटनी करना, अपन ये कह सकते हैं चयन या छटनी कर दी जाती, ठीक है। बढ़िया बढ़िया एक तरफ, बुरे बुरे एक तरफ। तो बढ़िया बढ़िया को अपन छांट लेते हैं, अपन कहते हैं ना इसमें से अच्छे अच्छे टमाटर उठा लो, सब्जी खरीदने जाते हैं तो इसके में से बढ़िया टमाटर उठा लो, तो वो क्या हो गया, चयन या उसको क्या कह सकते हैं, सिलेक्शन कह सकते हैं। ओके, तो किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वह उत्तम व इच्छित गुणों वाले पशु को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। क्लियर, तो ये हो गया चयन। देखो इसमें से एक चयन अलग चीज है, एक कलिंग अलग चीज आ जाती है, दोनों सिमिलर है। चयन में तो क्या होगा, बेस्ट गुणों वालों को अपन चयन करके अलग कर लेंगे। फिर आता है कलिंग। देखो कलिंग क्या होता है, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से चुनकर अलग करना। जैसे कोई झुंड है, उसमें कोई पशु बीमार हो गया तो उस पशु को अपन क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। या कोई अनुत्पादित पशु है जो उत्पादन नहीं दे रहा है, उस पशु को उत्पादित पशुओं से अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है डियर, कलिंग कहलाता है। ओके, बीमार पशुओं को या अनुत्पादित पशुओं को अलग करना कलिंग कहलाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। हाँ, डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग 1 से 2 सप्ताह की उम्र, 1 से 2 सप्ताह की उम्र में भेड़ व अन्य पशुओं की पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, डॉकिंग। मुख्यतः तो यह क्रिया अपने किस में की जाती है, भेड़ में की जाती है, अन्य पशुओं में बहुत कम की जाती है। या अपन कह सकते हैं कि भेड़ में जो पूंछ काटने की क्रिया होती है उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डॉकिंग कहते हैं। क्लियर, आगे आता है फलसिंग। आगे क्या आ रहा है, फलसिंग। फलसिंग क्या होता है, गर्भित भेड़ को ब्याने से 3-4 सप्ताह पूर्व, भाई अपने क्या होता है जब पशु ब्याने वाला होता है ना तो उसको अपन पहले इतना पौष्टिक आहार देते हैं कि उसके जब वो ब्याने के पश्चात उससे क्या होगा, अपन को प्रोडक्शन अच्छा प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए उसको अपन पहले से क्या देने लग जाते हैं, अतिरिक्त जो आहार है वो देना शुरू कर देते हैं, जिसमें कंसंट्रेंसी अच्छी होती है, मतलब उसमें प्रोटीन, विटामिन और फैट्स की बात करें तो वो अच्छा होता है। ठीक है, तो फलसिंग क्या होता है, गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व, गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त या सांद्रित आहार, अतिरिक्त या सांद्रित आहार क्या कहलाता है, फलसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है डियर,
फलसिंग कहलाता है। क्लियर बता सकते हैं कि फलसिंग क्या होता है। ओके, आगे आ जाता है डीबिकिंग। आगे क्या आता है? डीबिकिंग। डीबिकिंग क्या होता है? मुर्गियों में 1 माह की आयु में, मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच काटने की क्रिया। मुर्गियों में क्या किए जाते हैं? चोंच काट दिया जाता है। ऊपर वाले भाग को 1/4 और नीचे वाले भाग को 1/8 भाग को काट दिया जाता है। ठीक है, चोंच काटने से क्रिया क्या है कि ये एक दूसरी मुर्गी को घायल नहीं कर पाए, इसलिए उनकी चोंच को काट दिया जाता है। ठीक है, तो मुर्गियों में चोंच काटने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? डीबिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबिकिंग कहते हैं। देखिएगा आगे। हाँ, डीबिकिंग में मैंने आपको बताया कि ऊपरी चोंच को तो 1/4 भाग काट देते हैं और नीचे वाली चोंच का 1/8 भाग काट देते हैं। ओके, जिससे वो एक दूसरे पक्षी को घायल ना कर सके। ओके, चोंच काटने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? डीबिकर। चोंच काटने वाले यंत्र को क्या कहते हैं भैया? डीबिकर कहते हैं। ओके, आगे आती है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग, डीबिकर हो गया, डीबिकिंग हो गई, उसके बाद क्रिया आ रही है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग की बात करें तो मुर्गियों को उनके पेट वर्मी का मतलब क्या होता है? जो हानिकारक जीव होते हैं, ठीक है, जो कर्मी पाए जाते हैं, जो पेट में पाए जाने वाले कीड़े जिनको अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो जो कीड़ों को मारने की क्रिया होती है, ठीक है, डीवर्मिंग में क्या होगा? कीड़ों को मारने की क्रिया, पेट में उपस्थित कीड़ों को मार दिया जाता है। मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कर्मियों से मुक्त करना। ठीक है, पेट में पाए जाने वाले कीड़ों को मारना क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? डीवर्मिंग। पेट में पाए जाने वाले कीड़ों को मारना या वर्म कर्मियों को मारना क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। ओके, पहली डीवर्मिंग की क्रिया कब की जाती है? जब जो उम्र है मुर्गी की, जो उम्र हो जाती है वो 4.5 माह हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4.5 माह हो जाती है। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरी जो उम्र है उसकी कब हो जाती है? 6 माह। जो मुर्गा 6 महीने का हो जाता है तो उसमें क्या की जाती है? दूसरी डीवर्मिंग की क्रिया की जाती है। दूसरी बार उसके पेट के कीड़ों को मारा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा। हाँ, कैनाबोलिज्म। हाँ, मैंने क्या कहा था? चोंच क्यों काटी जाती है? क्योंकि वो चोंच मारकर एक दूसरे पक्षी को क्या कर देते हैं? घायल कर देते हैं। ठीक है, मुर्गियों का एक दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल कर देना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? कैनाबोलिज्म। ये एक अपन कह सकते हैं तो ये एक डिसऑर्डर भी है। ठीक है, डिसऑर्डर का मतलब ये एक बीमारी भी कहा जा सकता है, जो किसके कारण होती है? NaCl, नमक की मात्रा कम होने के कारण मुर्गियां एक दूसरी मुर्गी को चोंच मारकर क्या कर देती है? घायल कर देती है। अर्थात NaCl की कमी के कारण क्या की जाती है? कैनाबोलिज्म की क्रिया होती है। क्लियर? जिसमें पक्षी एक दूसरे पक्षी को चोंच मारकर घायल कर देते हैं, उस क्रिया को कैनाबोलिज्म कहते हैं। और इस कैनाबोलिज्म की क्रिया से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? डीबिकिंग की क्रिया करते हैं, अर्थात मुर्गी की चोंच को काट दिया जाता है। ओके, आगे आता है कैपोनाइजेशन या बधियाकरण। कैपोनाइजेशन या बधियाकरण, मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त करना। मतलब मुर्गे प्रजनन योग्य नहीं रहे, मतलब वो अपने सम्मा नई प्रजाति उत्पन्न नहीं कर सके, या अपन कह सकते हैं उनकी नस्बंदी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? उनकी नस्बंदी कर दी जाती है। और मुर्गों को नस्बंदी करना या मुर्गों की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना या बधियाकृत करना क्या कहलाता है? कैपोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भैया? कैपोनाइजेशन। और बधियाकृत जो मुर्गा होता है, ठीक है, या नस्बंदी किया हुआ जो मुर्गा होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपेन। क्या बोलते हैं भैया? कैपेन बोलते हैं। कैपन होता है वैसे तो इसका मेन नाम, ये कैपेन नहीं कैपन बोला जाता है। बधियाकृत मुर्गे को अपन क्या कह सकते हैं? कैपन। क्लियर? देखिएगा, इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। हाँ भैया, आगे देखिए, इसका बढ़िया जो मेन पर्पज होता है कैपोनाइजेशन की क्रिया का, सबसे मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? अधिक मांस प्राप्त करना। ठीक है, क्योंकि उससे फिर मुर्गा क्या रहता है? हष्ट-पुष्ट रहता है। ठीक है, नसबंदी करने के बाद क्या रहता है? मुर्गा हष्ट-पुष्ट रहता है। ओके, ये क्रिया 10 माह के मुर्गों में की जाती है। जो कैपोनाइजेशन की क्रिया है वो जब मुर्गा 10 माह का हो जाता है उस समय की जाती है। क्लियर? मुर्गों को बधियाकृत करने में डाइइथाइल किसका प्रयोग किया जाता है? डाइइथाइल स्टिलवेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्गों को बधियाकृत करने के लिए
डाइइथाइल स्टिलवेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, पूछा जा सकता है कि मुर्गों को बदियाकृत करने के लिए या मुर्गों में नसबंदी करने के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो भैया ध्यान रखना, डाइइथाइल स्टिलवेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इसके बाद आ जाती है डिसबडिंग या डीहॉर्निंग। बड मतलब कलिका काटते हैं अपन, जैसे अपन बात करें कोई पौधा है, नया पौधा है तो उसमें कोई कलिका का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उस कलिका को अपन काट देते हैं तो वो डिसबडिंग होगी। ऐसे ही क्या किया जाता है पशुओं में, जो शुरुआती अवस्था में जो सींग उगते हैं उन सींगों को हटा देना, उन सींगों को हटा देना क्या कहलाता है, डीहॉर्निंग कहलाता है। सींग रोधन की क्रिया भी वही होती है। सींग रोधन में मतलब उगने से पहले उनको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। डीहॉर्निंग बड़े सींगों को काटने की जो क्रिया होती है उसको भी अपन क्या कह देते हैं, डीहॉर्निंग कहा जाता है। तो पशुओं के सींगों को हटाना डिसबडिंग या डीहॉर्निंग कहलाता है। यह क्रिया 7 से 15 दिन की आयु के बच्चे में की जाती है। मतलब जब पशु का जो बछड़ा या जो बच्चा है वो 7 से 15 दिन का हो जाता है, उस समय अपन KMNO4 या लाल दवा का प्रयोग करके जिस क्षेत्र में, जैसे यहां सींग उग रहे हैं तो यहां पे लाल दवा से क्या कर देते हैं, उस सींग वाले स्थान को गला देते हैं, फिर वहां पे सींग नहीं उगते या सींग बड़े हो जाते हैं तो सींगों को आगे से काट दिया जाता है, जो मर्त भाग हो जाता है उसको काट दिया जाता है। उस क्रिया को भी अपन क्या कह सकते हैं, डीहॉर्निंग कहा जा सकता है। क्लियर। तो डिसबडिंग और डीहॉर्निंग हो गया, ये क्रिया 7 से 15 दिन की आयु में की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा भैया, आगे अपन बात करते हैं। हां, आगे डाउन कवर। डाउन कवर क्या होता है भैया, डाउन कवर की बात करें अपन तो गर्भावस्था में बछड़े देने के 15 दिन पूर्व, जब गर्भावस्था में होता है मतलब अपन ये कह देते हैं कि पशु प्रेग्नेंट है। ठीक है, पशु प्रेग्नेंट है और 15 दिन बाद ये मान लो कि अनुमानित ये बच्चा देने वाला है। ठीक है, उस अवस्था को अपन क्या कहा जाता है, डाउन कवर कहा जाता है। भाई अपन ये कह सकते हैं बच्चा देने से लगभग 15 दिन पूर्व की जो क्रिया होती है या 15 दिन पूर्व का जो समय होता है अनुमानित, उसको समय कहा जा सकता है, वो क्या कहलाता है, डाउन कवर कहलाता है। बता सकते हैं डाउन कवर क्या होता है। इसके बाद दूसरी जो क्रिया आती है वो आती है स्टमिंग अप। दूसरी क्रिया क्या आती है, स्टमिंग अप की बात करें तो ब्याने वाले पशु की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जो खिलाई पिलाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, स्टमिंग अप कहा जाता है। भाई पशु ब्याने वाला है, उससे 6 से 7 सप्ताह पूर्व मतलब 1 से 1.5 माह पूर्व है जो भी उसको खिलाया पिलाया जाता है। ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से क्या खिलाया जाता है, आहार दिया जाता है, बढ़िया पौष्टिक आहार दिया जाता है, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, स्टमिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टमिंग अप कहा जाता है। क्लियर। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा। हाँ भैया, कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग की बात करें तो विभिन्न क्रियाओं जैसे दवाई देना, इंजेक्शन देना, खुर काटना, सींग रोधन, पशुओं को जमीन पर दाईं तरफ गिराना, ये सारी क्रियाएं, जैसे अपन को पशु को इंजेक्शन लगाना है तो उसको गिरा लेंगे अपन, है ना, किस तरफ, दाईं तरफ, दाईं तरफ गिरा लेंगे उसको। ठीक है, या अपन बात करें उसके खुर काटने तो भी अपन दाईं तरफ गिराएंगे, अगर उसमें सींग रोधन करना है तो भी उसको दाईं तरफ गिराएंगे। तो पशुओं को जमीन के दाईं तरफ गिराना क्या कहलाता है भैया, कास्टिंग कहलाता है। पशुओं को जमीन के दाईं तरफ गिराना क्या कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। बता सकते हैं आराम से, कास्टिंग। इसमें 2 विधि काम में ली जाती है। ठीक है, एक तो रियूफ विधि काम में ली जाती है, एक बुर्लेज विधि काम में ली जाती है। ठीक है, दोनों ही विधियां क्या होती है, कास्टिंग की होती है, जिसमें पशु को दाईं तरफ गिरा दिया जाता है। आगे आता है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर क्या होता है, ब्रॉयलर किसे कहा जाता है। ठीक है, एक तो होता है लेयर्स, एक होता है ब्रॉयलर्स। ठीक है, मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां ब्रॉयलर कहलाती है। मतलब जिनको केवल उनको पालने का उद्देश्य अपना मीट प्रोडक्शन होता है या मांस उत्पादन होता है। क्लियर। उन मुर्गियों को या मुर्गों को क्या कहते हैं, ब्रॉयलर। अगर किसी को अंडे उत्पादन हेतु पाला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, लेयर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर, लेयर्स बोला जाता है। देखो ये उम्र 2 माह या 6 से 8 सप्ताह। ठीक है, उम्र कितनी होती है ब्रॉयलर के लिए, 2 माह या 6 से 8 सप्ताह की उम्र का जो मुर्गी हो जाती है जिसको मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उसको ब्रॉयलर कहा जाता है। आगे, ठीक है, 6 सप्ताह के चूजे के शरीर का भार बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सप्ताह का अगर कोई चूजा हो जाता है तो उसके शरीर का जो भार होता है वो कितना होता है, 1.5 kg। कितना होता है भैया, 1.5 kg। 6 सप्ताह के चूजे का भार 1.5 kg होता है। आगे की जो क्रिया है वो है रोस्टर्स। ठीक है, रोस्टर्स किसे कहा जाता है, तो भैया 9 से 12 सप्ताह का जो चूजा होता है
कितने का? 9 से 12 सप्ताह का जो चूजा होता है उसको क्या कहा जाता है? रोस्टर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं डियर? रोस्टर्स कहते हैं। आगे लेयर्स, मैंने अभी आपको बता दिया कि ब्रॉयलर और लेयर्स क्या होता है। अंडा उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? लेयर्स कहा जाता है। क्लियर? देखो ये 5 से 6 माह बाद अंडा उत्पादन देना या प्रारंभ कर देती है। 5 से 6 माह का मुर्गा हो गया, वो अंडा देना प्रारंभ कर देता है। क्लियर? देखो आगे 72वें सप्ताह बाद, जब 72 सप्ताह की हो जाती है मुर्गी, अंडे देना बंद कर देती है, जिसे ब्रूडी हैन कहते हैं। भाई 72 सप्ताह बाद क्या हो जाती है? मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती है। उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? ब्रूडी हैन कहते हैं। क्या कह देते हैं? ब्रूडी हैन कह देते हैं। क्लियर? बता सकते हैं आराम से किसको क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा ग्रोवर मैनेजमेंट। ग्रोवर मैनेजमेंट चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को, भाई 8 सप्ताह की आयु होगी, ठीक है। अब वो जब तक उत्पादन देगा तब तक उसको अपन जो खिलाएंगे पिलाएंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रोवर मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर? ग्रोवर मैनेजमेंट कहा जाता है। क्लियर? आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपनी शब्दावली आती है, टर्मिनोलॉजी आती है, टीजर बुल। टीजर बुल किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नसबंदी किए हुए या नर सांड को, ठीक है, जो नसबंदी किया हुआ या जो बधियाकृत नर सांड होता है, ठीक है, गाय का बींद अपन क्या कह सकते हैं? गाय का जो हस्बैंड होता है, ठीक है, सांड जिसको अपन कह सकते हैं, नर सांड को अपन क्या कह देंगे? टीजर बुल कह देंगे। क्या कह देंगे? टीजर बुल। और टीजर बुल का जो मेन कार्य होता है, देखो इसका कार्य अपन एक तो इसको भार ढोने के लिए काम में ले सकते हैं, या विभिन्न जो भारवाही कार्य होते हैं, कर्षण कार्यों के लिए भी हमेशा टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। नसबंदी किए हुए जो बैल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उपयोग, मादा पशु में मध्यकाल का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। मादा पशु का मध्यकाल मतलब हीटिंग पीरियड, अपन कह देते हैं ना कि कई बार गाय हीट में आ जाती है, अर्थात नर पशु की ओर वो जाती है या उसके ऊपर चढ़ने, दूसरे पशु के ऊपर चढ़ने लग जाती है, तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? हीटिंग पीरियड या मध्यकाल कहते हैं। और मध्यकाल की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। नसबंदी किए हुए सांड का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा आगे, डम्ड पेल। डम्ड पेल क्या होता है? डम्ड पेल होता है भैया अपने यूं एक इस आकार की बाल्टी आती है, ठीक है, दूध निकालने हेतु काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की जो बाल्टी होती है, ठीक है, दूध निकालने हेतु काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की जो बाल्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? डम्ड पेल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? डम्ड पेल। अब आता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग अपन कहते हैं ना, देखो कपड़े धो दिए, उन पे शाइनिंग आ गई, ठीक है, तो पशुओं को भी चमका दिया जाता है, ब्रश के रगड़ के दे दे के उनको चमका दिया जाता है, ठीक है। त्वचा को ब्रश से साफ करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं भैया? ग्रूमिंग या करहरा कहते हैं, ठीक है। बालों में कंघी कर दी जाती है ब्रश के द्वारा, ठीक है, या फिर उसको बढ़िया चमका दिया जाता है, ब्रश के रगड़ के दे दे के उसकी खाल निकाल दी जाती है, ठीक है, उस क्रिया को अपन खुरहरा या ग्रूमिंग कहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज, खुरहरा या ग्रूमिंग क्या होता है, आराम से बता सकते हैं, खुरहरा या ग्रूमिंग। ओके, इसका उद्देश्य क्या होता है? देखो खुरहरा या ग्रूमिंग करने से अपन कई बार कहते हैं ना, माथे में यूं अपने मसाज करो, तो यूं करने से क्या होता है, जो नस ब्लॉकेज होती है वो अच्छे से, या उनमें जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पहले जो अपन नाई की दुकान पे कटिंग कराने जाते थे तो वो अंदर अपने यूं सिर में देते थे, क्यों देते थे? कि भैया जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का वो अच्छी तरीके से काम कर लेता है, क्योंकि सीपीयू पे भी क्या होती है, कई बार डस्ट जम जाती है ना, ठीक है, ये मॉनिटर है अपने बॉडी का, तो मॉनिटर पे डस्ट जम जाती है, उस डस्ट को हटाने का कार्य वो कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी उद्देश्य क्या है? रक्त संचार बढ़ाने, परजीवी संक्रमण से बचाने एवं स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अपन क्या करते हैं? ग्रूमिंग की क्रिया करते हैं। क्लियर भैया? आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रिट। ग्रिट क्या होता है भैया? मुर्गियों का आहार। अपन कह सकते हैं मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए जो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं उन्हें ग्रिट कहा जाता है, ठीक है। मतलब उनकी अपन बात करें पाचन शक्ति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब संगमरमर ही पचा जाएंगे तो बाकी के तो सारे जो ग्रेन्स उनको पचाए जाएंगे, ठीक है। तो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े जो पक्षियों को खिलाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर? ग्रिट कहा जाता है। ओके, बता सकते हैं ग्रिट क्या होता है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैथीटर। अगला क्या आता है अपने? कैथीटर। कैथीटर क्या होता है? देखिएगा, पशुओं में
पेशाब को बाहर निकालने वाला यंत्र। पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने वाला जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको कैथीटर कहा जाता है। ओके, आगे आता है बुल्क। आगे क्या आता है? बुल्क। बदिया करते नर पशु, अपन ने बताया था अभी नसबंदी के बाद टीजर बुल या बुल्क उसको बोला जा सकता है। क्लियर? आगे इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? अधिक मांस उत्पादन या कृषि कार्य हेतु। या टीजर बुल अपन ने अभी बताया था नसबंदी किया हुआ सांड किसके लिए काम में लिया जाता है भैया? मादा पशु में मध्यकाल का पता लगाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये जनरल अपनी टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक है, इसके बाद कुछ और बच गई, जैसे पशुओं के मांस को क्या कहते हैं, उनमें प्रजनन की क्रिया को क्या कहा जाता है, बच्चे देने की क्रिया को क्या कहा जाता है, उनके बच्चे को क्या कहा जाता है। क्लियर? इन चीजों के बारे में भी अपन आगे देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट। हाँ भैया, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो टेबल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, इसमें सबसे पहले पशुधन की सामान्य शब्दावली की अपन बात कर लेते हैं। पहले अपन ने जनरल टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, ये कुछ टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स और बच गए, उसके अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा यहां पे अपन बात करते हैं पहले समूह, जो ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप की अपन बात कर लें, जैसे गायों का ग्रुप है। ठीक है, अपना भी तो ग्रुप बना लेते हैं अपन, 5 से 10 जन एक जगह हो जाते तो वो अपना ग्रुप हो जाता है, समूह, जिसको अपन आम भाषा में कहते हैं झुंड बनाना। क्या कहते हैं? झुंड बनाना। ठीक है, तो यहां पे अपन बात कर लेते हैं। देखो, गाय का जो झुंड होता है या जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? हर्ड। और भैंस के को भी क्या कहते हैं? हर्ड। ठीक है, गाय और भैंस के समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। दूसरी चीज, भेड़ के, बकरी के और मुर्गी के, यहां पोल्ट्री या इसको अपन क्या कह सकते हैं? मुर्गी। ठीक है, भेड़, बकरी और मुर्गी के तीनों के को क्या कहते हैं? फ्लॉक। क्या कहते हैं भैया? फ्लॉक कहा जाता है। गाय भैंस, ध्यान रखना, गाय भैंस के समूह को हर्ड कहते हैं, भेड़, बकरी और मुर्गी के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लॉक कहा जाता है। आगे सुअर की बात करें तो सुअर का अगर ड्रॉ आता है तो बहुत अच्छी बात है, और ड्रॉ नहीं आता है तो जो अपने गाय भैंस का रखा गया है वो ही उसका रखा जाएगा, उसको अपन क्या कह देंगे? हर्ड कह देंगे। क्लियर? अब देखो प्रौढ़ नर। प्रौढ़ मतलब एडल्ट जिसको कह सकते हैं, बढ़िया मतलब आराम से बूढ़ा, बूढ़ा कह सकते हैं ना, प्रौढ़ नर। ठीक है, तो गाय के प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है? बुल या सांड। अपन कहते हैं ना सांड। ठीक है, बड़ा हो जाने के बाद सांड कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर भैंस का जो प्रौढ़ नर है उसको क्या कहते हैं? भैंसा या बुल। वैसे तो नॉर्मली सब तो अपन क्या काम में ले सकते हैं? बुल ही काम में लेंगे दोनों के, और आम भाषा में जो अपन ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा में काम में लेते हैं तो गाय के प्रौढ़ नर को सांड कहेंगे और भैंस के प्रौढ़ नर को अपन क्या कह देंगे? भैंसा। क्या कह देंगे भैया? भैंसा। ओके, या पाडा कहा जाता है। पाडा कह सकते हैं? नहीं, पाडा तो वयस्क नर हो जाएगा, भैंसा बोला जाता है जो प्रौढ़ नर होता है। ओके, दूसरी बात करते हैं भेड़। भेड़ का जो प्रौढ़ नर होता है उसको रेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? रेम कहा जाता है। बकरी का जो प्रौढ़ नर होता है उसको बक कहा जाता है। बकरी के प्रौढ़ नर को बक कहा जाता है। सुअर के प्रौढ़ नर को बोअर कहा जाता है। पोल्ट्री या मुर्गे के प्रौढ़ नर को कॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? कॉक कहते हैं। चलो, ये प्रौढ़ नर हो गया। प्रौढ़ नर के बाद अपन बात कर लेते हैं प्रौढ़ मादा की। किसकी बात कर ले? प्रौढ़ मादा। तो भैया गाय की प्रौढ़ मादा को अपन काऊ या गाय कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको तो गाय को गाय कहेंगे। ठीक है, गाय को और कुछ थोड़ी बोल देंगे, गाय को गाय तो कहेंगे। चलो भैया आगे, दूसरा, भैंस को क्या कहेंगे? बफेलो या भैंस। सीधी सी बात है, लेकिन भेड़ बकरी में यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रौढ़ मादा को, भेड़ की प्रौढ़ मादा को ईव कहा जाता है, बकरी की प्रौढ़ मादा को डोई कहा जाता है। भेड़ की प्रौढ़ मादा को ईव, बकरी की प्रौढ़ मादा को डोई कहा जाता है। सुअर को सो, सुअर की प्रौढ़ मादा को सो कहा जाता है। और मुर्गी का तो अपन को पता ही है, हेन कहते हैं। ठीक है, हेन यानी मुर्गी होती है, अपन को पता है। क्लियर? बता सकते हैं आराम से। गोट यानी बकरी होती है, ये भी आप कह सकते हो ना, लेकिन नहीं, यहां पे ईव और डोई कहा जाता है। क्लियर? और वहां पे मुर्गी को अपन क्या कह देंगे? हैन कह देंगे। अब आ जाओ वयस्क नर, मतलब जवान नर। ठीक है, जवान मेल आ जाएगा। ठीक है, वयस्क नर की बात करें तो गाय के वयस्क नर को क्या कहा जाता है? बुलकॉफ। ऊपर केवल बुल कहा था, यहां पे अपन बुलकॉफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुलकॉफ। दूसरा, भैंस के वयस्क नर को बफेलो कॉफ। क्या कहा जाता है? बफेलो कॉफ कहा जाता है। आराम से बता सकते हैं। भेड़ के वयस्क नर को नर लेम्ब। क्या कह देंगे? नर लेम्ब कह देंगे। बकरी के वयस्क नर को नर किड कह देंगे। क्या कह देंगे भैया? नर किड। ठीक है,
और सुअर के वयस्क नर को बॉवर लिग कहा जाता है। सुअर के वयस्क नर को बॉवर लिग कहा जाता है। और पोल्ट्री के वयस्क नर को अपन क्या कह सकते हैं? कॉकरेल कहा जाता है भैया। क्या कह सकते हैं? कॉकरेल कहा जाता है। अगली बात करें वयस्क मादा की, ठीक है, तो गाय की वयस्क मादा को हिपरकॉप क्या कहा जाता है? हिपरकॉप कहा जाता है, ठीक है। और भैंस की को भी क्या कहा जाता है? हिपरकॉप। भैंस की वयस्क मादा को भी हिपरकॉप कहा जाता है। आगे बात करें भेड़ की, तो भेड़ की वयस्क मादा को मादा लेम, बकरी को मादा किड, और सुअर की बात करें तो मादा पिगलेट कहा जाता है। और वयस्क मुर्गी की बात करें तो उसको क्या कह देंगे? पुलेट कह देंगे भैया। क्या कहा जाता है? पुलेट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों अच्छी तरीके से इसको रीड कर लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से। क्लियर? आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा। हाँ भैया, नवजात मतलब शिशु, ठीक है, बच्चा, शिशु बोल दो या फिर बोल दो बच्चा, ठीक है। बच्चे को क्या कहा जाता है? तो भैया गाय के बच्चे को कॉफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉफ, ठीक है। और भैंस के बच्चे को बफेलो कॉफ। भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? बफेलो कॉफ। भेड़ के बच्चे को, ये भेड़, भैंस, ये गाय, ये बकरी, ये सुअर, और ये अपनी मुर्गी। ओके, क्लियर? चलो, तो अपन ने यहां से बताया कि भैया गाय के बच्चे को कॉफ, भैंस के बच्चे को बफेलो कॉफ, भेड़ के बच्चे को लैम्ब, भेड़ के बच्चे को क्या कहेंगे? लैम्ब, बकरी के बच्चे को किड, और सुअर के बच्चे को पिगलेट, और मुर्गी के बच्चे को चिक कहा जाता है। क्लियर? किड, पिगलेट और चिक कहा जाता है। क्लियर? बता सकते हैं आराम से। आगे आ जाता है मांस। गाय के मांस को क्या कहा जाता है? बीफ। गाय के मांस को क्या कहा जाता है भैया? बीफ। और गाय का जो बछड़ा होता है, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के जो मांस को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है भैया? व्हील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें जो अपने भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन। भैंस मतलब बफन, उफान देती है ना भैंस का मांस। आगे भेड़ के मांस को मटन कहते हैं ना। तो चिकन मटन खाने का मन हो रहा है, चिकन मतलब मुर्गी खाने का मन हो रहा है, मटन मतलब भेड़ खाने का मन हो रहा है, ठीक है। देखिएगा भैया मटन। चलो आगे अगर बात करें बकरी, तो बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। और मुर्गी का मांस चिकन कहते हैं ना। तो चिकन खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, तो चिकन, मुर्गी का मांस चिकन कहलाता है। ओके। मैथुन की क्रिया या अपन कह सकते हैं संभोग की जो क्रिया होती है, ठीक है, संभोग, ठीक है भैया, मेल फीमेल नई प्रजाति या नई अपने सम्मान नया जीव उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया करते हैं संभोग की, ओके, उसकी अपन बात करें मैथुन क्रिया, ठीक है। सर्विंग, ये क्या होगा? सर्विंग। सर्विंग गाय भैंस में अपन बात करें तो गाय भैंस में जो संभोग की क्रिया या जो मैथुन की क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? सर्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्विंग। अगर भेड़ में बात करें तो भेड़ में मैथुन की क्रिया या संभोग की क्रिया को टपिंग कहते हैं। बकरी में सर्विंग, बकरी में भी क्या होता है? सर्विंग होता है, ओके। और सुअर में कपलिंग। और वहीं अपन बात करें मुर्गी में तो मुर्गी में भी क्या होता है? सर्विंग। आपको यहां पे दो का याद रखना है, बाकी सब में संभोग की क्रिया क्या होती है? सर्विंग होती है। आपको मुर्गी में, सॉरी, आपको भेड़ में तो क्या हो जाएगी? टपिंग। और सुअर में क्या हो जाएगी? कपलिंग, ओके। तो इन दोनों क्रियाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो होगी संभोग की क्रिया। संभोग की क्रिया के बाद जो गर्भकाल, ठीक है, गर्भकाल पूरा होने के पश्चात बच्चे दिए जाते हैं। उस बच्चे देने की जो क्रिया को क्या कहते हैं? देखिएगा, बच्चे देने की क्रिया की बात करें तो गाय भैंस में बच्चे देने की क्रिया काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। भेड़ में बच्चे देने की क्रिया लैम्बिंग। क्यों? क्योंकि भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है? लैम्ब, ठीक है। बकरी में बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है भैया? किडिंग, क्योंकि बकरी का बच्चा क्या कहलाता है? किड कहलाता है, ओके। आगे सुअर में बच्चे देने की क्रिया फैरोविंग कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? फैरोविंग। और मुर्गी में बच्चे दिए जाते हैं कि अंडे दिए जाते हैं? मुर्गी में अंडे देने की क्रिया, ठीक है। अंडे दिए जाते हैं और अंडे से फिर क्या निकलता है बाहर? चूजा। तो उसको अपन क्या कहते हैं? हैचिंग। हैचिंग या लेइंग,
ठीक है, अंडा देना लिंग कहलाता है। ओके, अब देखो अपन ने अभी बताया था कि भैया जो बदियाकृत नर होता है, बदियाकृत नर होता है उसको क्या कहा जाता है, बुल्क। ठीक है, गाय के बुल्क, भैंस का भी बुल्क, और भेड़ का विडर, बकरी का बक, और होंग या स्टेक, सुअर का क्या कहलाएगा, होंग या स्टेक, और मुर्गी का क्या कहलाता है, केपन। अपन ये पहले ही बता चुके कि जो बदियाकृत मुर्गा होता है उसको क्या कहा जाता है, केपन कहा जाता है। क्लियर? तो शायद मेरे हिसाब से टेबल आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। पूरी टेबल अच्छे से इसको देख लेना, बहुत ही शानदार टेबल है और यहां से क्वेश्चन आने की बहुत अच्छी संभावना रहती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो आप अच्छी तरीके से क्लास को देखिएगा और समझिएगा। किसी प्रकार की कोई भी आपको अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा, हम आपका जरूर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ कल फिर मिलते हैं। आप लगातार जुड़े रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।